गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर और सेम इंटेंसिटी पर, सो ग्राफ इज लाइक दिस। आप देख सकते हैं तीनों केसेस में ही सेचुरेशन करंट सेम है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेम इंटेंसिटी इन ऑल द 3 केसेस। लेकिन अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें तो थर्ड ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो इस ग्राफ की एनालिसिस होगी कि इंटेंसिटी सेम है तीनों का, क्योंकि सेचुरेशन करंट तीनों का सेम है। यहाँ से हमें इस बात का पता लगा। उसके बाद जिसके कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा एंड ऑब्वियसली वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो अगर इसकी एनालिसिस देखें हम तो कह सकते हैं कि तीनों केसेस में इंटेंसिटी सेम है, लेकिन थर्ड का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वन का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, या वन का वेवलेंथ सबसे कम है और थ्री का वेवलेंथ सबसे कम है, वन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और ये ऑर्डर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स होंगे। नेक्स्ट जो इसमें एनालिसिस थी वो था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, माने जो टाइम है इसमें वो लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड होता है एज पर एनसीईआरटी। और इसको एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही आपने फोटोन्स के सोर्स को ऑन किया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट which takes a time which is 10⁻⁹ सेकेंड और इवन लेस। सो बुक्स में 10⁻⁻10 है किसी में, या 10⁻⁹ सेकेंड से लेस है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये इसके एनालिसिस है। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये केमेक्स पे डिपेंड करता है, और केमेक्स जो है वो, तो यहाँ पे केमेक्स जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम हो। और तीसरा था टाइम लैग का। तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स आई ग्राफ्स में। पहली प्रॉब्लम थी आपकी इंटेंसिटी प्रॉब्लम, दूसरा था फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, और तीसरा था टाइम लैग प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम में ये था कि एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शंस और जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। जैसे कि लाइट का, उस समय लाइट को एक वेव माना जाता था, वेव थ्योरी वाज डोमिनेंट। तो अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज़ अ वेव, और अगर लाइट को हम एक वेव अज्यूम करें तो उस वेव का जो इंटेंसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड एम्पलीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज़्यादा ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन में। तो इसका माने ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इट शुड डिपेंड ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि केमेक्स इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम ये था कि एक्सपेरिमेंटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपका होना चाहिए तभी करंट हो पाएगा। तो यहाँ से ये 3 प्रॉब्लम्स आई इसमें, इंटेंसिटी वाला, फ्रीक्वेंसी वाला और टाइम लेग वाला। तो फ्रीक्वेंसी में ये था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्योरेटिकली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी लाइट ले लीजिए, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा कि वो मेटल से बाहर आ जाए और करंट कंट्रीब्यूट करे। माने ये हो गया कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो करंट आना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ। जब लो इंटेंसिटी का आपने हाई इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी का बीम यूज़ किया, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो देखा गया कि कई दिन तक एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं। तो सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन ये आया थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शंस के बीच में। थर्ड था टाइम लैग प्रॉब्लम। इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन था। तो कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि अगर लाइट को एज अ वेव मान लें तो एक वेव मान के अगर हम टाइम कैलकुलेशंस करें कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, तो एक एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए करीबन 1.5 घंटा लगता है एज पर द कैलकुलेशंस। एस सी वर्मा सर का एक क्वेश्चन है उसमें बुक में, उसमें दिया हुआ है कैलकुलेशंस।
लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट द स्विच, यू स्टार्ट द सोर्स ऑफ फोटॉन्स, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये प्रॉब्लम्स थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थे थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव के बीच में, जिससे नीड हुई कि लाइट को एज अ वेव हम अगर मान रहे हैं तो इट्स नॉट बिहेविंग एज अ वेव एज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो वहीं से क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट डेवलप हुआ, जो मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया था। मैक्स प्लैंक का एक जनरल काम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, बट स्पेशली लाइट एज अ फोटोन उसका काम एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का था। और इसी के एक्सप्लेनेशन उन्होंने फिर लाइट को एक क्वांटा मान लिया, एक फोटोन मान लिया, एंड ही एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अज्यूमिंग दैट लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच ही नेम्ड एज द फोटॉन्स। उन्होंने कुछ फिर फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ बताई, and on the basis of those properties he explained all the contradictions and he explained the experimental analysis, the experimental results of Hallwach and Lenard experiment। एंड उसी के लिए 1905 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसी के लिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन थियोरेटिकल फिजिक्स। सो दिस वाज, ये जो प्रॉब्लम्स है उसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने काम में यूज़ किया, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। ही गेव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड he achieved Nobel Prize in return for that. So it's just like this. If you have any problem, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.